हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई हम तो ठीक हैं, ये सब भी ठीक हैं क्योंकि इनको रीट की कोई फिक्र ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आपको भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, भले ही रीट के लिए बहुत कम समय बचा हो। ये अच्छी अच्छी वीडियो आपकी रीट की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आपको इस चैनल पर बने रहना है और साथ में ऐसी वीडियो का आनंद भी लेना है। चलिए आज का प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं। आज हमें पढ़ना है व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के साथ जो दूरगामी संबंध हमारे बनते हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ, एक देश के व्यापारी के दूसरे देश के व्यापारी के साथ, वो कितने मधुर लगते हैं और सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। सुनने में तो अच्छे लगते ही हैं, साथ ही साथ उनके रिश्ते भी काफी गहरे हो जाते हैं, मदद में एक दूसरे को काम भी बहुत आते हैं। अब चूंकि एक देश में चीज कम होती है तो वो दूसरे देश से चीज को आयात करता है, और दूसरे देश में जो वस्तु कम होती है वो पहले देश से या तीसरे देश से आयात करता है। इस प्रकार आयात निर्यात होता रहता है। इसी का नाम व्यापार है, जिसमें चीजें जाती रहें और सामने से कोई भी वस्तु आती रहे। क्योंकि हिंदुस्तान में जो घोड़े थे वो बहुत अच्छी नस्ल के नहीं पाए जाते थे और बहुत कम भी थे। घोड़ों की नस्ल ज्यादा नहीं पाई जाती थी। अफगानिस्तान में जो घोड़े थे, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में जो घोड़े थे वो घोड़े अच्छी नस्ल के पाए जाते थे और उनकी जो मात्रा भी होती थी थोक के भाव में वहां पर पाए जाते थे। इसलिए हिंदुस्तान में कम थे और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में ज्यादा थे। तो ये तो सामान्य सी बात है कि यदि किसी के घर कोई चीज कम हुई तो हम उसको महंगे दामों में उस चीज के रेट अपने आप महंगे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हिंदुस्तान में एक तो घोड़े कम थे, इसलिए वो व्यापार करता था पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ। तो वहां से महंगे महंगे घोड़े हिंदुस्तान में आते थे। हिंदुस्तान में कहाँ आते थे तो उत्तरापथ के माध्यम से आते थे। अब ये उत्तरापथ क्या है? उत्तरापथ है मतलब इसका जो एक और जो इसका विपरीत होता है दक्षिणापथ, वो भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक कौन जोड़ेगा। तो ये जो दो पथ हैं ये हिंदुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम करते हैं, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का काम करते हैं। इनकी बात भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। खैर प्रारंभ तो हो ही गया है। सबसे पहले तुमने ये समझ लिया कि घोड़े कम थे इसलिए दूसरे देशों से आयात होते थे, महंगे होते थे और अच्छी नस्ल के भी होते थे। अब जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध जगह थी वो थी कम्बोज और दूसरी थी गांधार। ये दो जगह थी जो घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। घोड़े यहाँ से भारत में आते भी थे। यहीं से उत्तर भारत में घोड़े जो थे वो उत्तरापथ के माध्यम से आते थे। अब उत्तर भारत में तो आ गए पंजाब के रास्ते, लेकिन जो दक्षिण में जाना था तो वहां से समुद्र, अरब सागर से होकर जहाजों के माध्यम से समुद्र के किनारे जो दक्षिण सागर के पत्तन थे वहां पर घोड़े आते थे और पूरे दक्षिण भारत में जो वहां के शासक थे वो उनको खरीद लेते थे। समुद्री यात्रा, पहले के जमाने में समुद्री यात्रा जो मानी जाती थी वो खतरे से खाली नहीं मानी जाती थी। लोग बाग ऐसा मानते थे कि यदि एक बार कोई समुद्र पार करने की चला भी गया समुद्र में यात्रा करने, तो अब उसके दर्शन दुर्लभ होने वाले हैं, उसके दर्शन कभी नहीं होने वाले हैं। इसके दो कारण थे। एक तो समुद्री यात्रा में कोई भरोसा नहीं रहता था कि कब तूफान आ जाए, कब, पहले जैसे यंत्र तो, अभी के जैसे यंत्र तो पहले थे नहीं, इसलिए समुद्र की यात्रा इस हिसाब से भी बहुत खतरे वाली थी। जहाज भी उतने अच्छे नहीं थे। और दूसरा कारण ये था कि चूंकि धर्म में भी ये मान्यता है कि समुद्र को पार नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। इसलिए लोग बाग जो थे वो समुद्री यात्रा के लिए जब दूसरों से कर्जा मांगने जाते थे धन का, तो दूसरे लोग उनको, जो व्यापारी वर्ग होता था वो उनको या तो देता नहीं था, और अगर देता भी था तो 120% ब्याज दर पर देता था या उससे ज्यादा ही होती थी। क्योंकि जो व्यापारी देने वाला है उसको एक पूरा विश्वास होता था कि अब ये इंसान कभी नहीं मिलने वाला, उसका पैसा हमेशा के लिए डूबने ही वाला है। अगर मिलने के चांसेस होते तो इसलिए वह उस पे 120% या उससे ज्यादा ब्याज दर के नाम पर उनको कर्जा देते थे। अब हम समझते हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ। जो कि प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में दो ही रास्ते थे व्यापार करने के, एक तो सड़क के माध्यम से और एक नदी के माध्यम से। हवाई जहाज तो थे नहीं तो उड़ के जा नहीं सकते थे, तो
ये जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ है, ये दोनों मार्गों से होता था इन पे व्यापार। जैसे रेशम मार्ग, जो कि हम पाठ के अंतिम प्रकरण में पढ़ेंगे, रेशम मार्ग बहुत प्रसिद्ध मार्ग था, उसी प्रकार ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ भी बहुत प्रसिद्ध मार्ग व्यापार के लिए बन गए थे। उत्तरापथ नाम से पता चलता है, उत्तरापथ मतलब जो उत्तर के राज्यों को जोड़े, पूरब, उत्तर और पश्चिम के राज्यों को जो जोड़ता है वो उत्तरापथ कहलाता है। दक्षिणापथ मतलब जो नीचे से प्रारंभ हो दक्षिण से और बाकी मार्गों पर जो व्याप्त हो जाए, उत्तर भारत को जोड़ता था, पूरब भारत को जोड़ता था, और विदेशों में भी जो पश्चिम सभ्यता जहाँ पर थी, पश्चिम देश जहाँ पर थे, वहां से भी दक्षिणापथ के माध्यम से सामान आयात होता था और निर्यात होता था। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि ये दो पथ प्राचीन भारत में थे? तो ये इस प्रकार से पता चलता है कि महाभारत और जैन तथा बौद्ध के जो समृद्ध साहित्य हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है, और कुछ प्राचीन इतिहासकारों ने खोज की है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये दो पथ थे और ये नेशनल हाईवे की तरह इंटरनेशनल हाईवे का काम करते थे। अब हम समझते हैं कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ, जो कि नाम बड़े हैं, मार्ग भी बहुत बड़े थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े देशों को, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को एक साथ जोड़ के रख देते थे, सैकड़ों किलोमीटर ये जोड़ते थे। तो नाम बड़े तो दर्शन भी बड़े ही होंगे। उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जाता था? तो ये रहा उत्तरापथ, ये रही लिस्ट, और ये रहा दक्षिणापथ, ये रही लिस्ट। लिस्ट नहीं आई, शायद ट्रैफिक में फंस गई है, थोड़ी देर बाद आएगी। उत्तरापथ को समझ लेते हैं। उत्तरापथ ताम्रलिप्ति बंगाल से, मतलब पूर्व भारत से चालू होता था और कहाँ जाता था? बल्ख, जो कि मध्य एशिया में पड़ता था। अफगानिस्तान, काबुल के बाद बल्ख आता है, एक क्षेत्र है, वहां तक ही उत्तरापथ ऐसा कनेक्ट होता था। यह बंगाल से प्रारंभ होकर बल्ख तक जाता था। अब जो ये रास्ता है ये हिमालय से होकर जाता था, हिमालय की तलहटी से। कैसे कैसे जाता था, नाम देख लेते हैं। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ, फिर पाटलिपुत्र आया, मगध महाजनपद की राजधानी थी। पिछले अध्यायों में हमने राजधानी पढ़ी है, इसमें पिछले अध्यायों की जो राजधानी थी उनके नाम बहुत सारे आएंगे, इसलिए आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है। फिर इसके बाद वैशाली प्राचीन जनपदों का एक प्रमुख नगर रहा है। फिर उसके बाद कुशीनारा, मल्लों की जो दो राजधानी थी उसमें पहले राजधानी कुशीनारा थी। फिर उसके बाद श्रीवस्ती भी राजधानी रही है अंग देश की। फिर उसके बाद हस्तिनापुर कुरु जनपद का प्रमुख नगर रहा है हस्तिनापुर। फिर उसके बाद दिल्ली इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर की राजधानी, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। फिर दिल्ली के बाद हिमालय की तलहटी ऊपर जाता था मार्ग, ऊपर से तलहटी से फिर वो के कश्मीर की घाटी तक जाता था। कश्मीर घाटी से फिर तक्षशिला, पंजाब, तक्षशिला चाणक्य कौटिल्य का नगर, विश्व शिक्षा का बहुत अद्भुत केंद्र था तक्षशिला। फिर उसके बाद पुष्कलावती, जिसे आजकल पेशावर के नाम से जानते हैं, वहां पर भी जाता था। फिर वहां से अफगानिस्तान बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान चला जाता था ये मार्ग, अफगानिस्तान। फिर वहां से काबुल, जो उसकी राजधानी है, काबुल के बाद ये बल्ख चला जाता था, जो कि मध्य एशिया में था, और यहाँ ये मार्ग खत्म हो जाता था। अब अगर ये जो मार्ग है इसको रिवर्स करके आप सोचोगे तो आपको पूरे के पूरे स्थान फिर से याद हो जाएंगे और आप वापस पश्चिम बंगाल में पहुंच जाओगे, ताम्रलिप्ति तक। अब समझते हैं दक्षिणापथ क्या था कि ये दो दिशाओं में इसके मार्ग थे। दो दिशाओं में मतलब एक शहर है पैठण कहाँ पर शहर है? तो गोदावरी नदी के तट पर एक शहर है पैठण। अभी गोदावरी नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात के नीचे जो महाराष्ट्र है उसमें एक औरंगाबाद जिला है, वहां पर गोदावरी नदी है और वहां पर उसका एक शहर है पैठण। वहां से इसके दो रास्ते हो जाते थे, एक पैठण से बिहार तक, ऊपर बिहार तक आता था दक्षिणापथ का रास्ता, और दूसरा रास्ता तो थोड़ा लंबा है, उसे याद करना पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। देखो ये दक्षिणापथ जो है ये जाता था पैठण से महेश्वर से उज्जैन जो कि राजधानी थी। उज्जैन के बाद ये जाता था गोनाधा से भिलसा जाता था, भिलसा से कौसम जाता था, कौसम से साकेत नगरी जाता था, साकेत नगरी से श्रीवस्ती राजधानी थी। फिर श्रीवस्ती से सेताव्या से कपिलवस्तु बुद्ध की नगरी थी, बुद्ध से संबंधित नगरी थी। पावापुरी जैन तीर्थंकर 24वें जो महावीर स्वामी उनकी
निर्वाणपुरी है, निर्वाण नगरी है पावापुरी। फिर उसके बाद भोग नगारा जाते थे, वैशाली जाती थी, वैशाली हमने ऊपर भी पढ़ी थी, वैशाली यहाँ पर भी, मतलब वैशाली में केंद्र होता होगा, फिर वैशाली में दोनों मिल जाते होंगे। फिर इसके बाद वैशाली के बाद आती थी राजगृह। राजगृह पहले मगध की राजधानी थी ग्रीवरज और बाद में राजगृह। प्राचीन राजधानी ग्रीवरज थी और बाद में जो नई राजधानी बनी थी वो थी राजगृह। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि व्यापार इतना समृद्ध था तो व्यापारी कितने समृद्ध होंगे। व्यापारी समृद्ध थे तो व्यापारिन कितनी समृद्ध होंगी। व्यापारिन समृद्ध थी तो उनके नीचे जो काम करते थे वो कितने समृद्ध होंगे। मतलब कि ये वो काल चल रहा है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हर घर में सोना पाया जाता था, सोने की खदान पाई जाती थी, ये वो काल है। ऐसे ही भगवती एक सूत्र, एक ग्रंथ है, उसमें एक उल्लेख आता है हल हल्ला नामक एक कुमारिन का। हल हल्ला कुमारिन क्या थी, तो ये काम से तो कुमारिन थी लेकिन नाम से ये मालकिन थी। मालकिन कैसे थी कि इनकी अंडर में ही 500 कारीगर काम करते थे, अकेले एक होकर ये पूरी की पूरी कंपनी चलाया करती थी। इससे हम समझ सकते हैं कि व्यापारी कितने समृद्ध होते होंगे। व्यापार जो होता था हमने समझ ही लिया कि सड़क और नदी के माध्यम से होता था। सड़क नदी के माध्यम से होता था। अब चूंकि चंपा और मिथिला दो नदी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। चंपा नाम से हमें याद आता है राजधानी का, चूंकि चंपा नदी वहां बहती थी जनपद में, इसलिए जनपद की राजधानी चंपा बन गई। अब जनपद का नाम आप पिछली वीडियो में सुन लेना। फिर उसके बाद चंपा और मिथिला से व्यापारी जो थे वो नावों से अपना सामान भरकर ताम्रलिप्ति वहीं पश्चिम बंगाल में आते थे, वहां से उत्तरापथ के माध्यम से उनका व्यापार चलता था। इस प्रकार व्यापार की ये जो दोनों जो पथ थे वो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट होते हुए व्यापार की अपनी श्रृंखला अलग चलती थी। अब व्यापार से व्यापारी समझ में आता है, लेकिन व्यापारी कौन कौन होते हैं ये समझ में नहीं आता, तो पाठ में इसकी भी चर्चा की गई है, उसको भी हम समझ लेते हैं। व्यापारी कौन कौन से होते थे। व्यापारी 3 प्रकार के होते हैं। आज के व्यापारी और पहले के व्यापारी, काम वही था, नाम अलग हो गए, काम के तरीके अलग हो गए, लेकिन काम तो वही था। 3 प्रमुख व्यापारी पाए जाते थे, सेट्टी, दूसरा सार्थवा और तीसरा वणिक। अब इनका काम भी होता था, तीनों का अलग अलग काम होता था। सबसे पहले जो सेट्टी व्यापारी होते थे वो काम करते थे पैसे देने का, मतलब इन्वेस्ट करते थे दूसरे के काम धंधे में। उनका काम धंधा भी चलने के लिए तो उसके लिए वो पैसे इन्वेस्ट करते थे, अपने रुपए इन्वेस्ट करते थे और बाद में डबल ब्याज या फिर अपने अनुसार उनसे पैसे ले भी लेते थे। तो इस प्रकार वो एक इन्वेस्टर का काम करते थे, इससे उनका घर चलता था और सामने वाले का भी व्यापार चल निकलता था। दूसरे व्यापारी जो थे वो थे सार्थवाह। सार्थवाह मतलब इससे पता ही चलता है कि सारथी संबंधित काम करते होंगे। सारथी जो साथ साथ में हमें मार्ग दिखाता है। सारथी जैसे कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के महाभारत के युद्ध में, कृष्ण ने पूरा मार्ग दिखाया, सारथी भी हमें मार्ग दिखाता है। तो इनका काम भी यही होता है कि ये अलग से काफिले बना देते हैं व्यापारियों के। मान लो दिल्ली से बहुत सारे 10 व्यापारी हैं, उन्हें महाराष्ट्र में व्यापार करने जाना है, तो ये एक ऑफिस खोलेंगे अपना और व्यापारी इनके ऑफिस में आएंगे, बात करेंगे, तो ये उनका एक काफिला बना देंगे कि ये 10 व्यापारी इस क्षेत्र में जाने वाले हैं। लेकिन इनका काम यही खत्म नहीं होता था, ये रास्ते में उनको पूरी की पूरी सुविधाएं देते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे, उनके गंतव्य स्थान पर उनको सुरक्षा पूर्वक पहुंचाते थे। ये काम होता था सार्थ व्यापारियों का। तीसरे व्यापारी जो थे वो वणिक व्यापारी कहलाते थे। वणिक व्यापारी मतलब जो खुदरा व्यापार करते थे, गांव गांव में जाकर अपना जो व्यापार करते थे, सामान बेचते थे, इसके माध्यम से उनका भी फायदा होता था, ये वणिक व्यापारी कहलाते थे। अब चूंकि व्यापार हो रहा है, बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए हिसाब किताब लिखने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ेगी, हिसाब किताब लिखने की। पहले के जमाने में कंप्यूटर या कागज पेन तो होते नहीं थे, तो हिसाब लिखते कहाँ थे। हिसाब लिखते थे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन पर, बड़ी बड़ी पत्तियां जो होती हैं उन पर, या फिर पेड़ की छाल काट कर उन पर ये हिसाब लिखते थे। और बाद में जब इनका हिसाब चुकता हो जाता था, पूरा क्लियर हो जाता था, तो ये उनकी छालों को फेंक देते थे, वो बाद में गल जाती थी, सड़ जाती थी। इसलिए इसमें ना तो किसी भी प्रकार का वेस्टेज होता था और ना किसी भी प्रकार की प्रकृति को नुकसान होता था। यूरोप में जो रोमन साम्राज्य पनपा
जब रोमन साम्राज्य यूरोप में आया तो भारत के बल्ले बल्ले हो गई। कैसे? भारत जो अभी तक सोने की चिड़िया कहलाता था, अब उसके पर में हीरे जवाहरात जड़ने शुरू हो गए। मतलब इतना सा है कि यूरोप में रोमन साम्राज्य का उदय और भारत में जो व्यापार था उसका सर्वोदय हो गया था। मतलब इतना सा है कहने का कि यूरोप में जो भी में रोमन साम्राज्य था, वो जो कुछ भी यूज करता था वो सब भारत से जाता था। क्या क्या जाता था उसको समझ लेते हैं। रोमन साम्राज्य में हिंदुस्तानी सूती वस्त्र जाते थे, मतलब वहाँ का आदमी जो वस्त्र पहनता था सूती वस्त्र, वो हिंदुस्तान से सप्लाई होता था। असम व बंगाल के रेशमी वस्त्र जाते थे, रेशमी वस्त्र बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। वुड्स स्टील आप ध्यान में रखिए, जो टीपू सुल्तान हुए हैं उनकी जो तलवार थी वो वुड्स स्टील की थी। उनकी तलवार इतनी मजबूत होती थी कि वो अंग्रेजों की तलवारों को तोड़ देती थी, उनके भालों को काट देती थी, उनके जो कवच होते थे उनको भी भेद देती थी। इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराकर उनकी जो तलवार है वो अपने साथ अपने घर ले गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वुड्स स्टील का एक अलग ही इतिहास है। एनसीईआरटी की कक्षा 6 में आप वुड्स स्टील के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने इस जो इतनी अच्छी कलाकारी थी, इतनी अच्छी कला थी भारतीयों में, कैसे अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। इसलिए वह धीरे धीरे खत्म ही हो गई। वुड्स स्टील भारत से ही जाता था यूरोप में जहाज के निर्माण के लिए। यहाँ से जंगल से लकड़ियां जाती थी, वहां पर खेतड़ी खदानों से तांबा जाता था, मेवाड़ से जो जस्ते के लिए प्रसिद्ध था मेवाड़, वहां से जस्ता जाता था। भारत से हाथी दांत जाते थे, हीरे जवाहरात भारत की जो कटोरी में भरे रहते थे वो वहां जाते थे। भारत के मसाले वहां जाते थे, जिसमें तेज पत्ता, काली मिर्च प्रमुख मसाले माने जाते हैं। इसके अलावा चंदन की लकड़ी, जो भारत में शुद्ध क्वालिटी का चंदन पाया जाता है, वो वहां जाता था। अब किताब में एक अजीब सा नाम दिया है गूगल, जिसके बारे में मैं तो सिर्फ एक ही गूगल के बारे में जानता हूँ, शायद आप भी एक ही गूगल के बारे में जानते होंगे, लेकिन किताब में दिया है तो याद तो करना पड़ेगा। तो गूगल भी जो था वो भारत से जाता था। काली मिर्च का इतिहास भी रहा है। काली मिर्च जो थी वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि यूरोप में उसको काला सोना कहकर बुलाने लगे थे। इतनी ज्यादा महंगी काली मिर्च हो गई थी क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गई थी। फारस की खाड़ी के तट पर जो नगर स्थित है वहां पर भी भारत सामान निर्यात करता था। क्या क्या निर्यात करता था? तांबा निर्यात करता था, चंदन की लकड़ी निर्यात करता था, सागवान की लकड़ी निर्यात करता था, आभूष निर्यात करता था। अब आयात को समझते हैं। आयात क्या क्या करता था? तो नाम मात्र का आयात करता था। क्या करता था? नाम मात्र का आयात करता था। चूंकि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, वो तो अंग्रेज हमें लूट के ले गए, मुगल हमें लूट के ले गए, अन्यथा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन अभी भी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन पहले जो थे हमें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं थी। हम दूसरे देशों को, पूरे विश्व को हम सामान बेचते थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ चीजें हैं, मामूली सी चीजें, उनको हम समझ लेते हैं। इथोपिया अफ्रीका में है। अफ्रीका जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा सोने की खदान, हीरे जवाहरात की खदान वहां पर उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी दांत वहां से आते थे और सोना वहां से आता था। ये दो चीजें अफ्रीका के इथोपिया से आती थी। फारस की खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित जो नगर है वहां से कुछ सामान हमें आता था। वहां से क्या क्या आता था? तो वहां से मोती आते थे। मोती के अलावा बैंगनी रंग का कपड़ा आता था। बैंगनी रंग के कपड़े के अलावा मदिरा आती थी। मदिरा के अलावा खजूर आते थे। खजूर के अलावा सोना आता था। सोना, दास प्रथा उस समय चल रही थी हिंदुस्तान में। दास वहां से आते थे अफ्रीका से, और फारस की खाड़ी के जो नगर थे वहां से दास आते थे, और साथ में घोड़े भी वहां से आते थे। घोड़े उस जमाने का प्रसिद्ध आयात माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि बंदरगाहों की क्या हालचाल थे। तो बंदरगाह जो थे वो दूर दराज के देशों से जुड़ने का काम करते थे। तो रोमन साम्राज्य का व्यापार और भारत का व्यापार बहुत ज्यादा चलता था। तो वहां के व्यापारी भारत में आए थे, वहां भारत में बस्तियां बसाई, यहाँ रहे। अरिकमेडु बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर। अरिकमेडु बंदरगाह है, वहां पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि रोमन साम्राज्य के कुछ लोग आए होंगे, बस्तियां बस गई होंगी, यहीं पर रहकर व्यापार करते होंगे। अब ये किससे पता चलता है? तो सिक्कों के माध्यम से, और जो उनके बर्तन मिले हैं, कपड़े मिले, उन सब के माध्यम से हमें ये पता चलता है। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा संबंध कैसा था
जो हमारे सीमावर्ती देश थे और आसपास के देश थे, चूंकि हमने शुरू में ही समझा था कि व्यापार के माध्यम से संबंध सुधरते हैं, तो हमारा संबंध कैसा था, किन किन लोगों के साथ अच्छा था, किन किन लोगों के साथ बुरा था। तो बुरे का तो नाम ही नहीं आता, क्योंकि तब पाकिस्तान था नहीं और बाकी दुनिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो बुरा तो है ही नहीं, अच्छे ही अच्छे संबंध थे। तो किन किन लोगों के साथ अच्छे अच्छे संबंध थे, उनके दो चार के नाम आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे अच्छे संबंध थे, म्यांमार के साथ अच्छे संबंध थे, मलाया के साथ अच्छे संबंध थे, जावा के साथ अच्छे संबंध थे, और सुमात्रा, इन सब के साथ, जो हम आसपास के देश हैं, इन सब के साथ हमारे बहुत मधुर संबंध हुआ करते थे। अब चूंकि दिन सभी के आते हैं, रोमन साम्राज्य का दिन भी आ गया, वो भी एक दिन नष्ट हो गया। 3री सदी में रोमन साम्राज्य, वहाँ यूरोप में उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, शक्ति कमजोर पड़ी, भारत पर असर पड़ा, भारत का व्यापार चौपट होने लगा। तो भारतीय व्यापारी दिमागदार होते थे, उन्होंने दिमाग लगा कर वो रास्ता ही छोड़ दिया और वहां से पश्चिम से उठकर पूरब में आ गए। अब भारत का जो व्यापार था वो पूरा का पूरा पूर्वी तट पर, पूर्वी एशिया में व्यापार होने लगा। मजबूती के साथ व्यापारी जम गए थे, इतने व्यापारी इतनी मजबूती के साथ जम गए थे कि वहां पर सुवर्णद्वीप कंबोज में जाकर तो रहने भी लगे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो मलक्का जल संधि है, वहां से गुजरकर भारतीय नावों के काफिले से हिंद, चीन, हिंद एशिया और चीन के साथ व्यापार होता रहता था, आपस में व्यापार होता रहता था इन व्यापारियों का, जो बाहर जाकर जो बस गए थे। अब एक मेन पॉइंट रह जाता है, जो कि रह ही जाता है, कि वो जो आदमी थे, राजा लोग थे, वो शांत कैसे बैठे थे। राजाओं का काम होता है कि दूसरों की बात में टांग अड़ाना, लेकिन राजा अब इतने शांत कैसे थे। इतना बड़ा व्यापार चलता था भारत के माध्यम से, भारत में इतने सारे राजा लोग रहते थे, इतने सारे शासक रहते थे, सब एक दूसरे की जान के प्यासे थे, दूसरे देशों में भी शासक रहते थे, लेकिन इतना जो लंबा व्यापार चला वो इतनी शांति से कैसे चलता था। इसका सीधा सा उपाय था कि राजा लोग व्यापारियों से कर लेते थे और उस कर को चुंगी कर कहते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम समझते हैं रेशम मार्ग। रेशम मार्ग नाम सुनते ही हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा रास्ता होगा जो कि एक ही होगा, क्योंकि रेशम मार्ग सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेशम मार्ग एक नहीं है, रेशम मार्ग बहुत सारे हैं। भारत में ऊपर से नीचे लेकर रेशम मार्ग फैले हुए थे और चीन से लेकर जो दक्षिणी एशिया तक था, वहां पूरे देशों को रेशम मार्ग जोड़कर रख देता था। अब चूंकि एक साधारण सा मार्ग था, उस पर रेशम का कपड़ा भी जाता था, सूती कपड़ा भी जाता था, मसाले भी जाते थे, घोड़े भी आते थे, सब सोना चांदी जाता था, तेज पत्ता जाता था, चंदन की लकड़ी उसी रास्ते से जाने लगी। लेकिन इतनी सारी चीजों के जाने के बावजूद भी उसको रेशम का ही मार्ग क्यों कहा? क्योंकि उस समय रेशम जो था वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता था। उस मार्ग पर जो जाते थे लोग, वो अधिकतर रेशम ले जाते थे, रेशम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए उस मार्ग को धीरे धीरे रेशम मार्ग लोग कहने लगे और आज हम उसे रेशम मार्ग के नाम से ही समझते हैं। चीन से प्रारंभ होता है और दक्षिण एशिया तक ये बाकी दुनिया को जोड़ देता है रेशम मार्ग। इस रास्ते से जाने वाली चीजों, अब चूंकि ये जो रास्ता है बहुत व्यापार के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन गया था रेशम मार्ग। अब व्यापार के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन गया था, तो बहुत सारे शासक थे जो इस पर राज्य करना चाहते थे। कोई भी शासक अब इतनी बड़ी जो सुनहरी उपलब्धि थी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, तो आपस में पहले तो खूब लड़े, फिर बाद में कुषाण जो शासक हुए उन्होंने बाजी मार ली और बाजी मारकर इन्होंने इस रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। अब इससे तो फायदा ही फायदा होने वाला था। कैसे फायदा होने वाला था कि जितने भी व्यापारी रोज जाते थे, हजारों व्यापारी निकलते थे, तो उससे क्या होता था कि एक तो कर मिलता था, दूसरा व्यापारी राजाओं से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनको महंगे महंगे तोहफे उपहार दिया करते थे। और तीसरी क्या बात थी कि यहाँ से जो व्यापारी जाते थे, ये अगर वो राजा का हुक्म नहीं मानते थे तो उन पर शुल्क लगाया जाता था, शुल्क के रूप में उनका सामान जब्त कर लिया जाता था। इस प्रकार राजाओं को तो फायदा ही फायदा था। और कुषाणों ने 200 साल तक इस पर राज्य भी किया। कुषाण इतने ताकतवर हो गए थे कि उनका राज्य पूर्व मध्य एशिया से लेकर पूर्व मध्य एशिया में तथा पश्चिम उत्तर भारत में भी फैल गया था। इतने शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन दिन तो इनके भी भरने थे। 200 साल बाद ये भी नष्ट हो गए। पेशावर और मथुरा
पेशावर का हमने नाम पढ़ा था, पुराना नाम जो हिंदू नाम है वो है पुष्कलावती, जिसे आजकल पाकिस्तान में पेशावर कहते हैं। पेशावर और मथुरा ये दो प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे व्यापार के हिसाब से, कला के हिसाब से। और रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी, और वहां से मुहानों के जो पत्तन उसे कहते हैं कि जहाँ पर जहाज आकर रुकती हैं, सामान उनमें से उतारा जाता है, लादा जाता है, उसे पत्तन कहते हैं। तो वहां सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक मार्ग जाता था। दक्षिण मध्य एशिया में रेशम मार्ग की एक शाखा वहां पर भी स्थापित हो गई थी। फिर वहां से जहाजों के, सिंधु नदी से जहाजों के माध्यम से रोमन साम्राज्य में माल पहुंचाया जाता था, सप्लाई होता था। अब एक प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, सरल सा क्वेश्चन है, आता है 1 नंबर आपका बचाता है, और यदि आपको नहीं आता तो 1 नंबर उड़ा भी देता है। क्वेश्चन इतना सिंपल है, आपको आंसर देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यदि आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। नमस्ते।